रात के घने अंधेरे में एक पुरानी जीप टूटी फूटी सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सूखा जंगल था और पेड़ों की टहनियां हवा में किसी कंकाल की उंगलियों की तरह हिल रही थीं। हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ धूल और सन्नाटा ही दिखाई दे रहा था। जीप के अंदर दो यूट्यूबर्स बैठे हुए थे जो अपनी नई वीडियो के लिए कंटेंट की तलाश में थे। उनकी आंखों में कुछ नया ढूंढने का जुनून था। राहुल जीप चला रहा था। बगल की सीट पर बैठा मंगत डर से कांप रहा था और उसने अपने कैमरे को कसकर पकड़ रखा था। राहुल भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। इंटरनेट पर इस गांव का कोई नक्शा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और तूने सुना नहीं था, लोग कहते हैं इस गांव में पिछले 20 सालों से किसी ने भी किसी औरत की आवाज नहीं सुनी। वही तो हमारी डॉक्यूमेंट्री का असली सस्पेंस है मंगत। बिना स्त्रियों का गांव। कोई तो वजह होगी कि इस गांव में सिर्फ पुरुष रहते हैं। यही तो पता करना है। ये कोई अंधविश्वास है या कोई बीमारी या कोई खौफनाक राज? आज हमें इसका पता लगाना ही होगा। अगर इस राज का पता लगाकर हमने अपने YouTube चैनल में अपलोड कर दिया तो देखना व्यूज की कैसी बाढ़ आ जाएगी। अरे तहलका मचा देंगे, तहलका। तभी गांव का एक पुराना साइन बोर्ड सामने आया जिस पर लिखा था, चंदनपुर में आपका स्वागत है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बोर्ड पर लाल रंग से एक बड़ा क्रॉस का निशान बना हुआ था। जैसे ही जीप गांव की सीमा में दाखिल हुई, अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी और हवा का तापमान एकदम से गिर गया। वे जीप से नीचे उतरे। देखा, शुरू हो गया ना अपशगुन। मैं कह ही रहा था, अब क्या करें। अरे यार तू चुप कर। इतनी दूर से ड्राइव करके आ रहे हैं तो इंजन गर्म हो गया होगा, इसलिए बंद पड़ गई होगी। तू भी ना। सामने गांव के पुराने जर्जर मकान दिखाई दे रहे थे। हर घर के दरवाजे बंद थे और अजीब बात यह थी कि किसी भी घर की खिड़कियों पर पर्दे या सजावट का कोई सामान नहीं था। पूरा गांव जैसे किसी श्मशान की तरह खामोश था। तभी उन्हें दूर एक अलाव जलता हुआ दिखाई दिया। वहां गांव के कुछ पुरुष चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बड़ी अजीब बात है, कितना सन्नाटा है यहाँ। यार राहुल, मुझे यहाँ कुछ अजीब वाइब आ रही है। अजीब तो है। अच्छा सुन, देख वहां कुछ लोग बैठे हैं। चल उनके पास चलते हैं। इस गांव के बारे में उन लोगों से पूछते हैं। आजा। राहुल रुक, तुझे नहीं लगता हमें उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए? उन लोगों के चेहरे तो देख, ऐसा लग रहा है कि कितने गुस्से में हैं। अगर हम उनके पास गए और उन्होंने हम पर गुस्सा किया तो? जा। तू छोटा बच्चा है मंगत। चल मेरे पीछे आ। राहुल और मंगत उस अलाव के पास पहुंचे। वहां बैठे लोग इन्हें देखकर चौंक गए। उनकी आंखों में गुस्सा और खौफ साफ देखा जा सकता था। तभी भीड़ में से एक लंबा सफेद दाढ़ी और लाल पीली आंखों वाला बुजुर्ग सामने आया। वो इस गांव का मुखिया सदाशिव था। शहर के लड़कों, रास्ता भटक गए हो या मौत को दावत देने आए हो? इस गांव में बाहर के लोगों का आना मना है और रात के वक्त तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। नमस्ते काका जी, हम कोई चोर उचक्के नहीं है। हम यूट्यूबर हैं और हम यहाँ चंदनपुर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। हमने सुना है कि आपके गांव में कोई महिला नहीं रहती, ऐसा क्यों है? राहुल का ये सवाल सुनते ही अलाव के पास बैठे सभी पुरुष अचानक खड़े हो गए। माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। सदाशिव ने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से मारा। चुप रहो। उस शब्द का नाम भी मत लो इस धरती पर। यहाँ कोई औरत नहीं है, न कभी होगी, समझे? अगर अपनी जान सलामत चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। काका जी आप नाराज ना हो,
हम तो बस आपके गांव के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम किसी को तंग नहीं करेंगे, चुपचाप अपना काम करके यहां से चले जाएंगे। और आपके गांव के बारे में इंटरनेट पर सबको पता चले। क्या आप नहीं चाहते? इसमें आपका ही फायदा है। अरे मुखिया जी, क्यों डांट रहे हो इन लोगों को? इसमें इनकी क्या गलती है? इन्हें इस गांव के नियम के बारे में थोड़ी पता है। ये तो अपना काम कर रहे हैं, बस रहने दो इन्हें यहां। हम ठीक है, तुम लोग पास की एक धर्मशाला में ठहर सकते हो, अपना काम करके यहां से निकल जाना। लेकिन इस गांव के 3 नियम याद रखना। नियम? कैसे नियम? रात के 12 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के बीचों बीच स्थित उस पुरानी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। और अगर रात को किसी औरत के रोने या पायल की आवाज सुनाई दे तो अपने कान बंद कर लेना, पर खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत मत करना। समझ गए? भाई चल यहाँ से, ये लोग पागल हैं। नहीं मंगत, कहानी यही है। ठीक है काका जी, हम गांव के ये तीनों नियम याद रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। मुखिया सदाशिव ने उन्हें गांव के किनारे बनी एक पुरानी धर्मशाला में रुकने की जगह दी। कमरा बेहद साधारण था। एक पुराना पेड़, एक टूटी हुई मेज और दीवार पर नीले काले रंग की सीलन जमी हुई थी। अरे ये कैसी जगह ठहरा दिया हमें? ये कमरा तो भूतिया लग रहा है। तू ज्यादा मत सोच मंगत, गांव में ऐसे ही मकान होते हैं। रात के ठीक 12 बजे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कैमरे की सेटिंग्स चेक कर रहा था। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद सुरीली लेकिन दर्द भरी आवाज गूंज उठी। कोई औरत एक पुराना लोकगीत गा रही थी। मुसाफिर था, घर भी मुझसे रूठ गया। रास्ते ने पूछा नाम और मैं खामोश रह गया। ये किसकी आवाज है? गांव में तो कोई औरत नहीं रहती, फिर ये औरत की आवाज? कितना दर्द है इस आवाज में। मंगत गहरी नींद में सोया हुआ था। राहुल ने अपने कैमरे को उठाया। मुखिया के नियमों को ताक पर रखकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। रात का माहौल गहरे नीले और काले रंग में डूबा हुआ था, जो बेहद डरावना लग रहा था। राहुल आवाज का पीछा करते हुए गांव के बीचों बीच बनी उस पुरानी जर्जर हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली का मुख्य दरवाजा भारी लकड़ी का था, जिस पर बड़े बड़े लोहे के ताले लटके हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली के ऊपर की मंजिल की एक खिड़की खुली हुई थी और वहां से एक मध्यम लाल पीली रोशनी बाहर आ रही थी। राहुल ने कैमरा चालू किया और खिड़की की तरफ जूम किया। जो कुछ उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की के पास एक औरत की परछाई खड़ी थी, जो अपने बालों को संवार रही थी। अगर इस गांव में कोई औरत नहीं है तो वो कौन है? तभी वो परछाई अचानक रुकी और खिड़की पर आई। उसका सिर अजीब तरीके से पीछे घूमा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, चेहरा बेजान, भयानक। वो सीधे कैमरे के लेंस के जरिए राहुल को देखने लगी और उसने एक भयानक चीख मारी। राहुल डर के मारे पीछे गिर गया। उसका कैमरा हाथ से छूट गया था। वो हांफते हुए उठा और वापस अपनी धर्मशाला की तरफ भागा। जब वो धर्मशाला के पास पहुंचा तो पीछे से उसे किसी ने कसकर पकड़ लिया।
और कोई नहीं बल्कि मुखिया सदाशिव था। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। तुमने तीसरा नियम तोड़ दिया शहर के लड़के। मैंने तुम्हें उस हवेली की तरफ जाने से मना किया था ना, फिर क्यों गए? और एक बात कि तुम रात को कमरे से बाहर क्यों आए? तुम्हें मना किया गया था। फिर वो मैं तो बस, मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी थी, तो मैं बस देखना चाहता था कि गांव में जब कोई औरत नहीं है तो ये आवाज किसकी है। अब तो पता चल गया ना कौन थी वो। हाँ, वो वहां कोई चुड़ैल थी। हाँ, वो कोई औरत नहीं थी। उसने अपना सिर पूरा घुमा लिया और उसकी आंखें सफेद थीं। कौन थी वो? आखिर इस गांव में चल क्या रहा है? चलो तुम पहले यहां से चलो, आग के पास जाना होगा। रुको, मैं भी आता हूँ। सदाशिव ने अलाव के पास लाया। वहां गांव के कुछ और पुरुष भी जमा हो चुके थे। सदाशिव ने अपनी आंखें बंद की और 20 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। 20 साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था। यहाँ रौनक थी, हंसी खुशी थी। लेकिन इस गांव के पुरुषों पर एक अंधविश्वास का भूत सवार था। उस साल गांव में बारिश नहीं हुई और इस गांव की जमीन सूखने लग गई। तब गांव के एक तांत्रिक ने कहा, गांव को बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मैं एक अनुष्ठान करूंगा। कल अमावस्या की रात है। जो भी करना है वो कल रात को ही करना है। अगर गांव की सबसे पवित्र और खूबसूरत लड़की की बलि उस खाली पड़ी पुश्तैनी हवेली में दी जाए तो गांव की किस्मत बदल जाएगी। पवित्र और खूबसूरत लड़की? पर तांत्रिक महाराज, कोई अपनी संतान की बलि देने के लिए क्यों तैयार होगा भला? वो मुझे नहीं पता। तुम लोगों को अगर इस गांव को बचाना है तो ये करना ही होगा। मैं हवेली में जाकर अनुष्ठान की तैयारी करता हूं। बलि का इंतजाम करके सब वहीं आ जाना। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की तो पार्वती है, लेकिन इसकी बूढ़ी दादी नहीं मानेगी। दादी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम उसे चुपके से उठा लेंगे और बलि दे देंगे। अरे बाद में उसकी दादी को समझा देंगे। हाँ, यही ठीक होगा। गांव की भलाई के लिए यह करना ही होगा। हम अपने परिवार और पशुओं को ऐसे भूखा मरने नहीं देंगे। अगर एक लड़की की बलि देने से पूरा गांव बचता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो तुम लोगों ने उसे? हाँ, सब ने मिलकर इस लड़की पार्वती को उस हवेली में जिंदा चुनवा दिया। उसकी चीखें 3 दिनों तक गूंजती रहीं। चौथे दिन जब हवेली का दरवाजा खुला तो गांव की जमीन हरी तो नहीं हुई, लेकिन खून से लाल हो गई। पार्वती की आत्मा ने उस रात गांव की हर एक औरत, हर एक बच्ची को तरपा तरपा कर मार डाला। उसने श्राप दिया कि इस गांव की सीमा में अगर कोई भी औरत कदम रखेगी या कोई बच्ची पैदा होगी तो वो उसे जिंदा चबा जाएगी। इसलिए तुम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए औरतों को यहां आने से मना कर दिया? हाँ, ये कोई नियम नहीं, हमारा पश्चाताप और खौफ है। वो हर रात उस हवेली से निकलती है और हमें हमारी गलती का एहसास कराती है। अब तुम सच जान चुके हो। सुबह होते ही यहां से निकल जाओ। वे दोनों वापस कमरे में आए। दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन राहुल का खोजी दिमाग इस कहानी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कुछ तो था जो छूट रहा था। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा। खिड़की पर जो परछाई थी वो सचमुच डरावनी थी। लेकिन तभी राघव को बैकग्राउंड में एक और चीज दिखाई दी। कमरे के अंदर की दीवार पर एक आईना लगा हुआ था जो दूर
जैसे ही चमचमा रहा था। राहुल के मन में बिजली कड़की। अगर वो 20 साल पुरानी आत्मा है और वो हवेली 20 सालों से वीरान पड़ी है, तो वो चमचमाता शीशा वो कहां से आया? राहुल, मुझे लगता है तू पागल हो गया है। हम कल सुबह होते ही यहां से वापस जा रहे हैं, बस। नहीं, तुझे जाना है तो तू जा। मैं इस गांव के रहस्य को पता करके ही रहूंगा। अगले दिन शाम ढलते ही जब गांव में अंधेरा छाने लगा, मंगत उठ, हमें भागना नहीं है, हमें उस हवेली के अंदर जाना है। गांव वाले हमसे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं। राहुल भाई, तू पागल हो गया है क्या? मुखिया ने कहा था कि जो वहां जाता है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे घर जाना है। अगर आज हम इस राज को छोड़कर गए तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। कैमरा उठा और मेरे पीछे आ। राहुल मंगत को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वे दोनों गांव वालों की नजरों से बचते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक खिड़की का पुराना शीशा टूटा हुआ था। राघव ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और अंदर घुस गया। पीछे पीछे थर थर कांपता हुआ मंगत भी अंदर आया। हवेली के अंदर कदम रखते ही हवा का तापमान इतना गिर गया था कि दोनों ठंड से कांप रहे थे। चारों तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हवा में सड़न जैसी बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अजीब थीं। उन तस्वीरों में जितने भी लोगों के चेहरे थे, उन्हें किसी नुकीली चीज से खरोंच कर मिटा दिया गया था। राहुल ने अपनी टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। फर्श पर धूल तो थी, लेकिन वहां कई सारे पैरों के निशान बने हुए थे। अजीब बात यह थी कि वे निशान किसी आम इंसान के नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैरों को घसीटकर या उल्टा चलकर अंदर गया हो। राहुल, ये पैर के निशान देख, ये सीधे नहीं है। इनकी एरिया आगे की तरफ है और उंगलियां पीछे। कुछ बहुत डरावना है यहाँ राहुल, चल यहाँ से। शांत रहे मंगत, मैं हूं ना, तू डर मत। वे निशानों का पीछा करते हुए हवेली के मुख्य हॉल से होते हुए नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचे। नीचे एक पुराना अंधेरा तहखाना था, जहां से एक बेहद धीमी अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर रेंग रहा हो। तहखाने का दरवाजा भारी लोहे का था, जो हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से एक अजीब सी नीली और पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका तो जो नजारा सामने था उसने उनके दिमाग को सुन्न कर दिया। तहखाने के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना शीशा लगा हुआ था, लेकिन वो शीशा ऐसे चमचमा रहा था जैसे उसे अभी किसी ने साफ किया हो। उस शीशे के सामने गांव के मुखिया सदाशिव सहित गांव के सभी पुरुष घुटनों के बल बैठे हुए थे। वे सब आंखें बंद करके कोई अजीब सी भाषा में मंत्र बुदबुदा रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन सभी पुरुषों के जिस्म पर इंसानी कपड़े तो थे, लेकिन उनके चेहरों पर चमड़ी नहीं थी। उनके चेहरे पूरी तरह से खोखले कंकाल जैसे थे, जिन पर न आंखें थीं, न नाक, न मुंह। वे बस एक सपाट कंकाल की तरह दिखाई दे रहे थे। मंगत खौफ के मारे चीखने ही वाला था कि राघव ने उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया। तभी मुखिया सदाशिव, जिसका चेहरा अभी तक ठीक दिख रहा था, उस विशाल शीशे के सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी कलाई को चाकू से काटकर अपना खून शीशे पर छिड़क दिया। शीशे की सतह पानी की तरह हिलने लगी।
उस शीशे के अंदर से एक साया उभरा। वो पार्वती की आत्मा थी, लेकिन अजीब ये था कि वो रो नहीं रही थी, बल्कि वो एक शैतानी हंसी हंस रही थी। हे देवी, 20 साल से हम आपका हुक्म मान रहे हैं। इस गांव की हर औरत, हर बच्ची को हमने आपके हवाले कर दिया। इस गांव में कोई औरत नहीं बची। हमारी वजह से आपकी ताकत बनी हुई है। आज रात 2 नए मुसाफिर आए हैं। वे हमारे जाल में फंस चुके हैं। उनका जीवन भी आपके चरणों में समर्पित है। अब जाकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसकी थी। इसका मतलब 20 साल पहले गांव वालों ने पार्वती को बलि नहीं दी थी, बल्कि गांव के पुरुषों ने खुद अपनी मर्जी से तांत्रिक शक्तियों और अमरता के लालच में अपनी ही माताओं, बहनों और बेटियों की बलि उस डायन रूपी आत्मा को चढ़ा दी थी। और जो नियम मुखिया ने हमें बताए थे, वो हमें बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें इस हवेली की तरफ खींचने का एक जाल था। मंगत, तू कुछ समझा? बिना स्त्रियों का गांव कोई श्राप नहीं, बल्कि इन पुरुषों का एक खौफनाक और घिनौना सौदा है। मैंने तो पहले ही कहा था राहुल, यहाँ से चलते हैं, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या करेंगे? तभी शीशे के अंदर से पार्वती की रूह चीखी। दीवार के पास कोई है। मुझे कहां से खून की बू आ रही है। पकड़ कर लाओ उसे। सदाशिव अचानक पीछे मुड़ा। राहुल और मंगत सीढ़ियों की तरफ तेजी से भागे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उनके सामने वही खोखले चेहरे वाले गांव के पुरुष खड़े थे। मंगत डर के मारे फर्श पर गिर गया। उसका कैमरा चालू था और उसने जमीन पर गिरकर पूरी घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। तुमने अपने स्वार्थ के लिए इस गांव से औरतों का नामो निशान मिटा दिया। कितने बुरे हो तुम। तुमने हमारी अमरता का राज देख लिया राहुल। अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। हर साल जो भी इस रास्ते से गुजरता है, हम उसे इस हवेली की रूह को सौंप देते हैं। तभी हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गए। हवा का एक ऐसा बवंडर उठा कि राहुल और मंगत दीवार से जा टकराए। शीशे में से वो भयानक आत्मा पूरी तरह बाहर निकल आई। 20 सालों से इस गांव में सिर्फ पूरा खून बह रहा है। आज मुझे जवान खून मिलेगा। वो हवा में तैरती हुई जैसे ही वो राहुल का गला घोंटने के लिए आगे बढ़ी, उसे कुछ याद आया और उसने अपनी पूरी ताकत से कैमरे का ट्राइपॉड सीधे उस विशाल शीशे पर मार दिया। सदाशिव, तुम्हारी अमरता का अंत आज यही होगा। शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही शीशा टूटा, पूरी हवेली में एक ऐसी चीख गूंज उठी जिसने कान के पर्दे फाड़ दिए। शीशे के टुकड़ों से काला धुआं निकलने लगा। शीशा टूटते ही उस आत्मा का शरीर हवा में जलने लगा और सबसे भयानक दृश्य वो था बाकी अमरता का वरदान खत्म होते ही मुखिया सदाशिव और गांव के बाकी पुरुष पल भर में बूढ़े होने लगे। उनकी त्वचा सिकुड़ने लगी, मांस गलने लगा और देखते ही देखते वे सब जिंदा कंकाल में बदल गए। और कुछ ही सेकंडों में सदाशिव और उसके सभी साथी पुरुषों के शरीर राख के ढेर में बदल गए। पूरी हवेली ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। मंगत, उठ, हवेली गिर रही है। हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। भारी पत्थर और मलबे नीचे गिरने लगे। वे दोनों मलबे और गिरती हुई दीवारों के बीच से बचते हुए उसी टूटी हुई खिड़की से बाहर की तरफ कूद गए।
वह विशाल हवेली पूरी तरह मलबे का ढेर बन चुकी थी, जिसमें सदियों का पाप और वो डरावनी आत्मा हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। सुबह का असली सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। आसमान का रंग साफ और सुनहरा हो गया था। मंगत हांफते हुए गांव वालों के पास पहुंचे और मुखिया और उसके साथियों की सालों से चली आ रही पूरी साजिश के बारे में बताया। मंगत के हाथ में उसका कैमरा सुरक्षित था। राहुल, सब खत्म हो गया। चल शहर वापस चलते हैं। और ये देख, हवेली का पूरा किस्सा कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है।